कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रांची यूनिवर्सिटी में FYP यूएस सेमेस्टर 1 मेजर पेपर हिस्ट्री आप सभी बच्चों का पेपर है। और इस पेपर से देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों में से कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करने आया हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। और आप सभी बच्चों को देखिए AC, हिंदी, इंग्लिश, VSC और जो भी पेपर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे देश भारत का नामकरण जो है उसकी कहानी की विवेचना करें। और ये सवाल कम से कम देखिए 15 से 20 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे वैदिक धारा में जो ग्रंथों में प्रजापति जो ऋषभदेव है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम था भरत, उन्हीं के यद्यपि इस देश का नाम हम लोग मान के चलते कि जो हमारा देश का भारतवर्ष का मूलाधार माना गया है, किंतु कुछ ऐसे हमारे पास विरोधात्मक तत्व मिले या उल्लेख में मिलते हैं जिनसे संदर्भित में कतिपय विद्वानों ने जो यहाँ दुष्यंती होगा जो दुष्यंत पुत्र आपको मालूम होना चाहिए भरत, उनके नाम को मूलाधार का स्वीकार किया है। परंतु जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। इसके अनुसार तो कहा जाए तो जो ऋषभदेव थे उनके पुत्र भरत है, उन्हीं के नाम पे हमारे पास आधार सिद्ध होता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब हमारा देश भारत जो है वो एक ऐसा अकेला देश है जिसने राज किया उसका नाम अपने हिसाब से रख दिया, इसी कारण तो वो हिंदुस्तान कहलाया, इंडिया कहलाया। किंतु हमारे देश का वास्तविक नाम वो भारत सदियों से अनवरत चला आ रहा है। यह नाम और हमारे देश की आन बान शान सदैव बनी रहेगी, यह सर्वोदित है हमारे पास। किंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो नामकरण है बात वास्तव में कौन से भरत के नाम पे पड़ा? ऋषभदेव जी के बेटे के नाम पे या फिर कह सकते हैं दुष्यंत पुत्र के नाम पे। तो हमारे पास हमारे देश में चर्चित जो भरत हुए आदि ब्रह्मा, आदिनाथ एवं यशस्वी पुत्र चक्रवर्ती समाष्ट भरत, अभिज्ञानम शकुंतलम में वर्णित दुष्यंत एवं शकुंतला पुत्र भरत, रामचरितमानस में दशरथ जी के पुत्र श्री राम एवं कैकी पुत्र एवं नाट्यसात प्रेरणता भरत। हालांकि बार बार दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत को भारतवर्ष नामकरण का आधार माना जाता है और इस निराधार संदर्भ को लगभग आरोपित किया जाता रहा है, पढ़ाया भी गया है, प्रचारित भी किया है, किंतु यह सत्य है कुछ और ही है। अगला पॉइंट देखिए बताया हुआ है कि हमारे जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित अपनी जो पुस्तक भारतनामा जो हमारे देश के नामकरण विषय पर विषय केंद्रित है, उसके लिए इस विषय को परिमार्जित एवं प्रमाणिक संदर्भों सहित पुस्तक प्रस्तुत करने से बहुत पहले अध्ययन किया गया और जानबूझकर पुस्तक स्वयं न लिखकर मैंने अपने शोध कार्यों को संपादित कर पाठकों को सौंपा। इसका तीसरा परिवर्तित संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है। पुस्तक में इस विषय पर हिंदी भाषा के साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, पंजाबी एवं अंग्रेजी भाषा में भी प्रमाणित पूरित लेख एवं वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथों से उद्धृत जो संदर्भों एवं उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश का नामकरण जो है भारत वास्तव में अयोध्या अधिपति आदिनाथ ऋषभदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत उन्हीं के नाम पे देखिए माना गया है। विश्व धर्म संसद के जो अध्यक्ष यानी कौन? डॉक्टर आचार्य प्रभाकर मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, सूर्यकांत बाली, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो भूतपूर्व महानिदेशक रह चुके हैं MC जोशी, पद्म विभूषण से नवाजे बल्लभदेव उपाध्याय, डॉक्टर मुनीलाल रंगा, कैलाश वाजपेयी, प्रोफेसर कुलदीप कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे और कितने ही विचार लेखकों ने इतिहासकार में लेख भारतनामा में संकलित थे। और ये वानगी के लिए कुछ जो संदर्भ है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है। देखिए पहले बताया हुआ है भारतम कुलम यानी आदि पूर्व 74/131 वो पेशन का बताया गया। कुछ लोग मानते हैं कि इसी शकुंतला पुत्र भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत हुआ है। इसी कारण यह कौरव वंश या कह सकते हैं भारत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो कि इस वंश के बाद में जो राजा हुए भारतवंशी कहलाए। पर यह निश्चय ही परवर्ती मत है। दुष्यंत पुत्र भरत 6 मनवंतर और 446 दिव्य युगों के बाद हुए थे। इधर अगर हम लोग बात करें इससे पहले ही बहुत देश पहले हमारे देश भारत जो देश का नाम है वो भारत हो चुका था। महाकवि जो कालिदास जी ने अपने प्रसिद्ध जो कैसे किताब है अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश भारतवर्ष देश का नामकरण नहीं उल्लेख किया है, तो उनके बुक में से उल्लेख नहीं है। निश्चय ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश भारतवर्ष का नाम रखा गया। भारतनामा पृष्ठ संख्या 127। ऋषभ पुत्र भरत का वर्णन ऐसे तो जैन परंपरा तथा ब्राह्मण परंपरा दोनों में मिलता है, किंतु दोनों परंपरा में उनकी जीवनी का या उनके जीवन का जो चित्रण है अपने अपने दृष्टि के अनुसार अलग अलग रीति से यहाँ पे किया गया। इसी कारण जैन धर्म ग्रंथों तथा ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में जो भी वर्णित हमारे पास जो जीवन चरित्र है उनमें बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ तथ्यात्मक हमें अंतर भी यहाँ पर दिखेगा। बहुत सी समानता जरूर है लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ अंतर जरूर हमें साथ में देखने को मिलते हैं।
अगला पॉइंट है, वैदिक धारा में ग्रंथों में जो प्रजापति ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत को ही यद्यपि इस देश के जो नाम है हमारे पास भारतवर्ष का मूलाधार माना गया, किंतु कुछ ऐसे ग्रंथ उल्लेख मिलते हैं जिनके संदर्भ में यही रहता है कि हमारे पास पड़ा है। आधार सिद्ध होते देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास पुराण है, जैसे अग्नि पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, नारद पुराण है, लिंग पुराण है, स्कंद पुराण है, फिर वायु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, फिर इस पर कर्म, इस पर देखिए सभी के बारे में बताया गया है कि हमारे पास, और कुछ संस्कृत में के श्लोक के थ्रू भी बताने की यहाँ पर कोशिश की गई कि हमारे देश का जो भारत का नाम पड़ा वो भारतवर्ष किस प्रकार पड़ा, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए संस्कृत अनुवाद करते अगर हम लोग तो श्री ऋषभ देव जी ने हिमालय का दक्षिण प्रांत भारत को दे दिया, इसलिए इस प्रांत का जो नाम है हमारे पास वो भारतवर्ष कहलाया। अग्नि पुराण जो हमारे पास है वो भारतीय विद्याओं का मुख्य विश्वकोश है। इसके 383 अध्यायों में नाना प्रकार के विषयों का सन्निवेश किया गया है और इस ग्रंथ में भारत और भारत से संबंधित पंक्तियां भी दी गई है। एक संस्कृत फिर से देखिए हमारे पास लोग, अर्थात उस हिम्मत प्रदेश का पहले हिम्मत प्रदेश कहते थे। में जरा मतलब हो गया यहाँ पर बुढ़ापा, और मृत्यु का मतलब भारतवर्ष भय नहीं था, धर्म और अधर्म में नहीं थे, उनके मध्य संभाव था। वहाँ नाभिराज मरुदेवी से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ और ऋषभ जी से भारत में ऋषभ ने राजसी भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया और भारत ने इस देश का जो नाम है वो भारतवर्ष पड़ा। भारत के पुत्र का जो भरत के पुत्र का नाम था उनका नाम क्या था, सुमति था। फिर वेदांत केसरी के हिसाब से बताया हुआ हमारे पास, वेदांत केसरी में श्री ए चिंतामणि ने अपने जो लेख है ऋषभ देव और आदि शैव धर्म में लिखा है कि प्राचीनता में उत्तरीय तो इच्छावंशी भगवान ऋषभ मिलते हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जिन्होंने आर्यों को अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया था। ऋग्वेद में भी इन्हीं ऋषभ की प्रशंसा की गई है और जो हमारे भगवत गीता में पुराणों में भी इनको विष्णु का अवतार हो। ऋषभ देव जी का जो चरित्र है हिंदू जो पुराण है हमारे पास वैसा ही है जैसा कि जैन शास्त्रों में दोनों ही उनके पुत्र भरत बताए जाते हैं, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहा जाने लगा। अनेक ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रमाण हम ये लोग करते हैं और मुझे आशा है कि हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा है वो किस प्रकार पड़ा ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आपसे पूछा सकता है, अगला सवाल देखिए ये वाला पूछ सकता है कि भारतवर्ष की अवधारणा पर प्रकाश डालें। तो प्राचीन भारतीय एकता के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने इस विशाल उपखंड को अखंड भूमि समझा। संपूर्ण देश को भारत नाम का एक प्राचीन कुल के नाम पर भारतवर्ष हमारे देश का नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन जो कवि हैं, दार्शनिक हैं और ग्रंथकारों ने इस देश की कल्पना एक अखंड इकाई के रूप में की है। हिमालय से समुद्र तक विस्तृत इस भूमि को उन्होंने एक सार्वभौम राजा द्वारा शासित क्षेत्र कहा है। जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में जो सिंधु घाटी तक अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और उनकी सभा ने क्या की स्तुति की है, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट भी कहा गया है। देश में देखिए इस प्रकार की जो राजनीति है वो एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्वी 3री सदी में सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो शुद्ध दक्षिण के अलावा संपूर्ण शेष पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन पुनः ईसा की 4वीं सदी में जो समुद्रगुप्त थे उनकी विजय सेना गंगा की घाटी में शामिल तमिल देश की सीमाओं तक पहुंच गए थे। ईसा की 7वीं सदी में जो चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हर्षवर्धन को हराया, जिससे संपूर्ण जो उत्तर भारत का उन्हें अधिपति माना गया था। फिर अगला बताया हुआ है कि राजनीतिक एकता के अभाव के कारण या बावजूद संपूर्ण देश में राजनीतिक संरचना का स्वरूप बहुत कुछ एक जैसा बनता गया। विजेता और जो सांस्कृतिक नेताओं ने भारत की कल्पना एक भौगोलिक इकाई के रूप में की है। विदेशियों ने भारत की एकता को स्वीकार किया। सर्वप्रथम वे सिंधु घाटी वासियों के संपर्क में और इसलिए उन्होंने पूरे देश को इस नदी का नाम दिया। हिंद अब संस्कृत के सिंधु से बना हुआ है। कालांतर में यूनानी जो देश है वो इंडिया कहलाया और फारसी तथा अरबी में से हिंद कहा गया था। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारत और संस्कृति की दृष्टि से देश को एक सूत्र में बांधने के प्रयास किए गए। ईसा पूर्व 3री सदी में देश की सामान्य भाषा प्राकृतिक थी। देश के कोने कोने से फैले हुए अशोक के शिलालेख भी हमें भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा मिले। बाद में यही जो दर्जा है वो संस्कृत को मिला और देश के जो सूदूर क्षेत्रों में यह भाषा बन गया। यह प्रक्रिया ईसा की 4वीं सदी में जो गुप्त काल थे उनमें सुस्पष्ट हो गई थी। गुप्त काल के बाद राजनीतिक जो दृष्टि से यद्यपि छोटे मोटे जो भी राज्य थे उनमें बटा था, पर जो भी हमारे पास राजकीय जो दस्तावेज थे वो सब कुछ संस्कृत लिखे हुए थे। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि प्राचीन महाकाव्य हमारे रामायण और महाभारत पठन पाठन तमिल देश में भी उतनी ही उमंग और श्रद्धा से होता था जितना कि वाराणसी तक्षशिला में पंडित समाज में। इस महाकाव्य की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी, बाद में इसे विभिन्न भाषा में प्रस्तुत किया गया और भारत के समृद्ध जो सांस्कृतिक मूल्यों विचारों को चाहे जिस रूप में प्रस्तुत किया वो समूचे देश में इसका एक साथ में यहाँ पर रह गया।
पुराणों में अगर कहा जाए अंडाकार ब्रह्मांड, यहाँ सॉरी होगा हमारे पास अमाकार होगा, ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है जो ऊर्ध्वाधर रूप से स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक में विभाजित है। पृथ्वी की संकल्पना जो है एक समतल चक्री के रूप में की गई जिसमें भूखंड के 7 केंद्रीय मंडल है जो जिनके बीच में क्रमशः खारा पानी, चाशनी, मद, द्रृत, दुग्ध तथा शुद्ध पानी के सागरों का अस्तित्व है। जम्बू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है जिनका दक्षिणी भाग भारतवर्ष कहलाता है तथा जिसके ठीक मध्य में जो हमारे पास है स्वर्ण मेरु पर्वत श्रृंखला का उदय होता है। इसके भारतवर्ष नामकरण के पीछे लगाया और अनेक अनुमानों में था कि भारत कहे जाने वाले लोग दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न जो कह सकते हैं प्रसिद्ध भरत की संतति है। इस प्रकार पुराणों में भूगोल और सृष्टि वर्णन का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाया जा सकता है। भारतवर्ष के विषय में पौराणिक मान्यता है कि यह 9 खंडों में बटा हुआ है जो परस्पर समुद्र द्वारा पृथक होते हैं, किंतु इसके पर्वत, नदियों तथा अन्य स्थानों जैसे कुछ ही पहचान की सकती है। यह देखकर उल्लेख होता है, ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचनाकार जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में परिचित थे और उन्हें एक ही सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते थे। अगला है, इस प्रकार संपूर्ण जो भारत है हमारे पास ये उपमहाद्वीप की अति जो है प्राचीन काल में एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में दिखाया जाता है, जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इन सभी देशों का अस्तित्व जो है उनकी तुलना में अति आधुनिक है। भारतीय उपमहाद्वीप का जो इतिहास है वस्तुतः इसे विभिन्न क्षेत्रों एवं अंत क्षेत्रों के बीच में जो हमारे परस्पर संपर्क एवं समन्वय का इतिहास है, जिनके बीच जो मुगल काल, मौर्य काल, ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच में विभिन्न संदर्भ पर राजनीतिक एकीकरण भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। फिर अगला बताया हुआ है, भारतीय उपमहाखंड जो है एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है और ये अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय में स्थित है। यह उत्तर में हिमालय से और जो शेष 3 दिशा हमारे पास समुद्र से घिरा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में संचार के साधन अभी भी विकसित नहीं हुए। फिर उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान पर्वत हो गया श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय से जो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला की बड़ी यहाँ पर खैबर है, बोलन है और गुमल जो दर्रे हमारे दर्रों से पास की जाती है। दक्षिण की ओर देखा जाए तो बलूचिस्तान में जो हमारे पास सुलेमान पर्वत श्रृंखला फिर यहाँ पर प्रसंग जुड़ती है जिससे दोलन दर्रों से पार कर सकते हैं और इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच में एक कह सकते हैं हमारे पास ऐतिहासिक कला से आवागमन जारी है। फिर ईरान, अफगानिस्तान, सोवियत इन सबके बताया मध्य एशिया के लोग हमलावर तथा जो उपप्रवासी के भारत में आए और वहां से भारत गए। यहाँ तक कि हिमालय श्रृंखला का पश्चिम की ओर से विस्तार जिसे हिंदू कुश कहा जाता है, सिंधु और अक्सास के बीच में यहाँ पर कह सकते अलंग बाधा नहीं साबित हुआ। मध्य एशिया के साथ व्यापारी जो भी सांस्कृतिक हमारे संबंध थे करने में इन दरों ने बड़ा ही यहाँ पर सहयोग दिया है। फिर इस तरह अगला पॉइंट बताया हमारे पास कि हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, किंतु उसे अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली है, लेकिन यहाँ कई दर्रे द्वारा पहुंचा सकता है। ऐतिहासिक भारत का जो हमारा वक्ष स्थल है वो ऐसी महत्वपूर्ण नदियों से निर्मित है जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण लबालब भर जाती है। नदियों के यह जो क्षेत्र है वो पश्चिम उत्तर में जो सिंध के मैदान हो गए, जो हमारे मध्य में गंगा यमुना का दुआ वाला क्षेत्र हो गया, पूर्व में मध्य गंगा की द्रोणी और जो सुदूर पर्वत में ब्रह्मपुत्र की द्रोणी। इस प्रकार यह क्षेत्र जो काफी दुर्गम है तथा घने जंगलों वाला इन प्रदेशों की जिनकी भूमि बड़ी कठोर थी। लोहे के औजार के विकास से हमें इस प्रकार कह सकते हैं साफ करना संभव हुआ। अतः जो पश्चिमी देश की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल पहले किया गया और बड़ी बड़ी बस्तियों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर होता रहा। फिर सिंधु घाटी के बारे में देखिए हमारे पास बताया हुआ है, तो ये भी लिख लीजिएगा और अगला लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे बच्चों 2 क्वेश्चन डील कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जो बचा कुछ क्वेश्चन रहेगा प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जिससे आपका मेजर पेपर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।